सो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कंपाइलर के बारे में देखा था। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हम पढ़ रहे हैं सॉलिडिटी के कंपाइलर के बारे में सॉलिडिटी के अंदर कंपाइलर होता है, टाइपस्क्रिप्ट में कंपाइलर होता है, जावा में कंपाइलर होता है, पाइथन में कंपाइलर होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कंपाइलर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपर को क्या लिखना पड़ता है? सोर्स कोड। अगर आप अगर आप टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तो टाइपस्क्रिप्ट का क्या लिखना पड़ेगा आपको? सोर्स कोड। और फाइनली वो कंपाइलर की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इधर जावा में जो आप जावा का सोर्स कोड लिखोगे वो जावा स्क्रिप्ट के कंपाइलर की मदद से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसको हम बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है ना? है ना? तो बेसिकली वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। सॉलिडिटी में भी वही प्रिंसिपल है। दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे इन फ्यूचर भी, हर जगह अपने को क्या मिलेगा? कंपाइलर हर जगह मिलेगा। तो सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल करता है और फाइनली उसको जो मशीन रीडेबल कोड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड ही बोलते हैं जनरली हर जगह। जावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बाइट कोड बोलते हैं, सॉलिडिटी में भी बाइट कोड बोलते हैं, पाइथन में भी बाइट कोड बोलते हैं, सी प्लस प्लस, जितनी लैंग्वेजेस आपने सुनी हो सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, सब में जो कंपाइल होने के बाद जो बनता है फॉर्मेट, उसको बाइट कोड बोला जाता है। ठीक है ना? सो हमने ये देखा। चलिए, मैं अब अपना टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूं। यस किया मैंने। और ठीक है ना, मैं WSL में जाऊंगा। WSL मैंने किया। और आप अपने होम डायरेक्टरी पे जाना है। होम डायरेक्टरी पे गया मैं। CD वेब 3 नाम से मैं प्रोजेक्ट में हूँ। LS किया मैंने। अब देखो, LS-AL किया मैंने। यहाँ पर हार्डेट नाम का डायरेक्टरी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं ट्री कमांड से चेक कर सकता हूँ। ठीक है ना? अब ये ट्री कमांड की दिक्कत है कि भाई ये ट्री कमांड है ना, बहुत लंबा चौड़ा कुछ दे रहा है। ये रीजन क्या है, कोई बता सकता है ना? नोड मॉड्यूल्स। वेरी गुड। तो ट्री कमांड में मैं CD हार्डेट में गया और ट्री कमांड अगर मैं चलाऊं, अगर मैं LS-AL करूं, तो सबसे खतरनाक डायरेक्टरी होती है नोड मॉड्यूल। ये ऐसी डायरेक्टरी होती है जिसमें करोड़ों फाइलें होती हैं, अरबों। मुझे काउंट नहीं पता, मगर ये नोड मॉड्यूल इज अ वेरी लार्ज फाइल फोल्डर। ठीक है ना? सो जब भी आप ट्री कमांड चलाओ तो आपको हमेशा स्किप करना चाहिए किसको? नोड मॉड्यूल्स को आपको स्किप करना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए, मैं यहाँ पर CD डॉट डॉट करके बाहर गया, मैंने ट्री कमांड चलाई। ट्री कमांड में कुछ पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। ये आई करके एक पैरामीटर होता है। ठीक है ना? इस आई का क्या मतलब है हम थोड़ा देख लेंगे, बट इस आई के पैरामीटर से, अच्छा, ये फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना? फिर से मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम गए स्लैश स्लैश WSL डॉलर, समझ में आ गया? और स्लैश स्लैश WSL डॉलर पर मैंने क्लिक किया और ये देखो मैं यहाँ आ गया। ठीक है ना? तो ये स्लैश स्लैश WSL डॉलर से हम कौन से फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं? विंडोज के लाइनेक्स के? लाइनेक्स के। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहेगा? हमेशा काम करो किधर? लाइनेक्स पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट लाइनेक्स। डेवऑप्स इंजीनियरिंग जो आगे चल के आप करोगे, अगर इच्छा हो आपकी, तो इट्स ऑल अबाउट लाइनेक्स। सो लाइनेक्स ही है सब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास अपनी वेब 3 नाम की डायरेक्टरी के अंदर हार्डेट है। हार्डेट के अंदर मैंने एक मैं पर्टिकुलर मैंने वो बना रखा था। ठीक है ना? सो 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 मेरी टेक्स्ट फाइल में यहाँ से ले लेता हूँ, मैं नोटपैड ले लेता हूँ। सो ठीक है, ये वेब 3 नाम का मैंने अपनी ये बना रखी है। ठीक है ना? सो चलिए, यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। सो यहाँ पर हम गए और कोई सी भी अगर आपकी कमांड है और उसके बाद अगर आप डैश लगा के कुछ भी लिखते हो, तो बेसिकली मैंने बार बार बता रखा है, जो फर्स्ट थिंग होती है वो कमांड होती है, और जो डैश के बाद जो होते हैं वो CLI अर्ग बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? CLI आर्ग्यूमेंट्स। CLI कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सेकेंड, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट थर्ड। ठीक है ना? ठीक है ना? सो एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताओ कि ये ट्री क्या है? ये कमांड है। और ये डैश आई क्या है?
आर्गुमेंट है, उसके बाद स्पेस दिया और यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो ये ऐसी कुछ कमांड बनती है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर मैं जाके गया और मैंने इसको कुछ सर्च किया। सो तो देखो इसने मेरे को स्किप कर दिया। ये आई का मतलब होता है शायद उसको एक्सक्लूड करना, मतलब पूरा ट्री बनाना मगर ट्री में से किस डायरेक्टरी को एक्सक्लूड कर देना, नोड मॉड्यूल्स को। अब इस आई का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है वो पता करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, कोई सी भी कमांड हो, अगर आपको उसके कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, कमांड का नाम लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, डैश डैश हेल्प। पता ही है आपको, दुनिया की कोई सी भी कमांड हो अगर उसके बारे में उसके कौन कौन से पैरामीटर क्या काम करते हैं, अगर हेल्प चाहिए तो क्या करोगे भाई, कमांड लिखेंगे हम कमांड लिखेंगे और उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, डैश डैश हेल्प। सो डैश डैश हेल्प खुद अपने आप में क्या है, एक कमांड लाइन आर्गुमेंट है, ठीक है ना। तो चलो ट्री डैश डैश हेल्प मैंने किया और इस कैपिटल आई का मतलब देखते हैं। सो कैपिटल आई में ये देखो फ्लैग्स दे रखे हैं, कैपिटल आई का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। कैपिटल आई कहीं ना कहीं कैपिटल आई दिखे, ये स्मॉल आई दिखे, हाँ ये रहा, ठीक है ना। सो कैपिटल आई इज अ पैटर्न, डू नॉट लिस्ट द फाइल दैट मैच द गिवन पैटर्न। सो व्हाट इज आई, आई इज पैटर्न, ठीक है ना। ये अभी मैं बता रहा हूं, फिर कल आप भूल जाओगे, शायद मैं खुद भी भूल जाऊं, मगर इतना पता होना चाहिए कि यार दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि सर ये आई क्या कर रहा है। कम से कम इतना अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेना कि सर ये आई क्या कर रहा है। सो ये आई अगर आपको नहीं पता चले तो तुरंत डैश डैश हेल्प जाके ये लिस्ट देख के आप यहां से इसको हाईलाइट कर दो कि सर ये आई ये काम कर रहा है ये, ठीक है ना। सो इट इज नॉट लिस्टिंग द फाइल्स दैट मैच द गिवन पैटर्न। समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी कोई अगर आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको कुछ कुछ भी रिसर्च चाहिए तो या तो चैट से पूछ लो या फिर ये डैश डैश हेल्प करके भी पता कर सकते हैं। अब देखो इसको, मेरे को ये अच्छा सा, ये मेरे को नोट मॉड्यूल्स ये पूरा ट्री जनरेट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पर दे रहा है। सो अब मुझे क्या करना है, एल डैश एल किया। अब यहाँ पर तो मेरा हार्ड एट वाला प्रोजेक्ट है और मैं साथ साथ में यहाँ पर अपना नेक्स्ट का प्रोजेक्ट भी सेटअप कर लूँ, क्योंकि इस पूरे असाइनमेंट में मैं आपको वेब 3 सिखा रहा हूं तो वेब 3 के साथ साथ वेब 2 की चीजें भी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सो मैं आपको नेक्स्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर सेटअप करके बता रहा हूँ और उसी के पड़ोस में कौन सी डायरेक्टरी होनी चाहिए, हार्ड एट। अगर नेक्स्ट प्लस हार्ड एट दोनों डायरेक्टरी है मतलब आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि वेब 3 वाला भी हो और साथ साथ में वेब 2 का भी इंक्लूजन हो। मान लो फ्रंट एंड आपने रिएक्ट एप्लीकेशन बना ली मगर बैक एंड में आप ब्लॉकचेन के साथ डील कर रहे हो, फ्रंट एंड में कुछ ऐसे काम कर दिए जिसमें आप ब्लॉकचेन में किसी का पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, इथीरियम ट्रांसफर कर रहे हो, तो भाई सारा कंट्रोलिंग किधर से हो रहा है, फ्रंट एंड से हो रहा है। एंड फ्रंट एंड इज ऑल अबाउट वेब 2, नेक्स्ट इज वेब 2। समझ में आ रहा है ना। सो बेसिकली मैं यहाँ पर सेटअप कर रहा हूं अपना ये npx, और इसको मैं क्या बोल दूं, फ्रंट एंड रिकमेंडेड सेटिंग्स, ठीक है ना। और मैं अपना नेक्स्ट चालू कर रहा हूँ, इसको मैं सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम गए WSL में, फिर से चालू कर लेता हूँ एक टैब में, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम उसमें चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं CD किया, LS किया, किसमें गया, वेब _3_3 में गया, ठीक है ना। मैं ये एक और पैरेलल में पैनल क्यों चालू कर दिया मैंने, क्योंकि मैं ये इंस्टॉलेशन होने के लिए मैं बैठा नहीं रहूंगा, मेरे को लेक्चर आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पैरेलली ओपनिंग अनदर टर्मिनल वेयर आई कैन लोड दिस वर्क डायरेक्टरी इनटू दी VS कोड एडिटर। तो मुझे क्या करना है, कोड डॉट करके मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को VS कोड एडिटर में हम लोड कर लेते हैं ताकि आगे वो अपना बैकग्राउंड में वो चल रहा है इंस्टॉलेशन, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट इंस्टॉल आप फटाफट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देते रहना है अपने को कि यार ठीक है ये नेक्स्ट इंस्टॉल हो रहा है 2-3 मिनट में, जैसे मैं आप कुछ और बात बताऊंगा तब तक हमारा नेक्स्ट भी इंस्टॉल हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर ls-l करके देखना, ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर फ्रंट एंड की भी डायरेक्टरी है, बैक एंड की भी डायरेक्टरी है, दोनों डायरेक्टरी आपको एक ही विजुअल स्टूडियो कोड से दिखाई दे रही है। इसका मतलब पूरे प्रोजेक्ट चाहे वो ब्लॉकचेन का कोड हो चाहे आपके फ्रंट एंड का कोड हो, दोनों एक जगह से कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, हमें मल्टीपल टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये स्प्लिट विंडो है, इस स्प्लिट विंडो पे क्लिक करो तो आपके पास टर्मिनल आ जाएंगे, जितने टर्मिनल चाहिए ऐसे स्प्लिट करते चलो। तो चलो सबसे पहले टर्मिनल पे मैं क्या लॉन्च कर दूं, अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क हार्डेट के थ्रू, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आप हार्डेट पर जाएंगे, हार्डेट 3 पर आप गए, ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे,
सो यहाँ पर हम गए, ये रहा हार्ड हैट, गेट स्टार्टेड में गए, और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैंने कल इनिशियलाइज कर दिया था, आज फिर से इनिशियलाइज मैं नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ क्या करना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा। ये देखो हार्ड हैट के अंदर चला गया, ls डैश शेल किया, ये सारे हार्ड हैट की डायरेक्टरीज और फाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं, सब कुछ है, परफेक्ट है। अब बस मुझे क्या करना है, इस ब्लॉकचेन को चालू करना है, रन करना है। तो उसके लिए मैंने आपको कमांड बता रखी थी कि आपके पास npx हार्ड हैट node, very good. So how to start your blockchain network, how to how to start run को मैं यहाँ पर ये भी बोल देता हूँ कि भाई how to start a blockchain network using hard hat. So how you can start a local network, npx hard hat node, ठीक है ना। तो चलो ये कमांड अपने को इधर चलानी है, npx hard hat node, ये मैंने कमांड चलाई यहाँ पर, ठीक है ना, ये मेरी कमांड चल गई। और आप देखो जैसे ही ये हार्ड हैट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि डेवलपर लोगों के लिए 20 अकाउंट फेक अकाउंट, ये रियल अकाउंट है कि फेक अकाउंट, भाई 10,000 इथीरियम मिल रहे हैं एक एक अकाउंट में। ये देखो कितने मिले अकाउंट जीरो को, 10,000 इथीरियम। भाई एक इथीरियम ही, रियल इथीरियम ही 2 लाख रुपए का है, और 10,000 अगर वो ये ऐसे देने लग जाएंगे डेवलपर्स लोगों, तो समझ में आ रहा है ना। इज दिस 10,000 इथीरियम इज रियल इथीरियम और फेक इथीरियम, फेक इथीरियम। वाई? फॉर द डेवलपर्स, सो डेवलपर कैन टेस्ट Web3 एप्लीकेशंस, कैन क्रिएट Web3 एप्लीकेशन, है ना। ये हमारे जो 20 अकाउंट मिले हैं, इसमें 3 चीजें हमें मिली है, अकाउंट नंबर मिला है, इथीरियम में बैलेंस मिला है हमें, और उन अकाउंट्स का हमें प्राइवेट की मिला है, ताकि इन इन अकाउंट्स पर, इन ब्लॉकचेन अकाउंट्स पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ पर हम गए, अब अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं हाउ टू राइट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली यही हो गया कि बेसिकली जो सॉलिडिटी का कोड है वही आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी होता है, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम से अब समझें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या क्या होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट्स, प्रॉमिस, जब दो पार्टियों के बीच में कोई सहमति होती है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं हम, ठीक है। किन्हीं भी दो पार्टियों के बीच में अगर कोई कोई डील होती है, कोई कोई समझौता होता है, तो उनके बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रॉमिस होता है। तो जो ब्लॉकचेन जो बना हुआ है वो बेसिकली उसके अंदर, इथीरियम के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। जो रियल बिटकॉइन प्रोटोकॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम था ही नहीं, ठीक है ना। इथीरियम का जो प्रोटोकॉल डेवलप हुआ उसके अंदर क्या चीज लाई गई, कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम लाया गया, जिससे कि हम वेब3 की एप्लीकेशन बना सकें, जिसके थ्रू हम ऐसे एप्स बना सके जिसमें दो पार्टी के आपस का लेन देन हो, कुछ प्रोसेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ताकि दोनों जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम क्यूडोबे नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक पर्सन कौन है, हमारा इंपोर्टर है, दूसरा पर्सन कौन है, एक्सपोर्टर है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो वेब3 का प्रोजेक्ट है वो ये बिल्कुल फिट बैठता है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो इन दोनों के बीच का जो बेसिकली फंड्स होगा, वो हम उस फंड्स का पूरा एल्गोरिदम किधर लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। कि बेचने वाला जो है, जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगा उसकी क्या कंडीशन है, जो रिसीव करेगा उसकी क्या कंडीशन है, सामने वाले को एक्सपोर्टर को पैसा कैसे मिलेगा, है ना। ये सारी चीजों के लिए हमें बेसिकली हम क्या बिल्ड करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करेंगे। तो वन बाय वन हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करके, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखना, मैं एक और टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूँ, कितने टर्मिनल में स्टार्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल, ठीक है, मैं मल्टीपल टर्मिनल स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं गया, और यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड हैट फोल्डर में मैं गया, आगे गया। तो जब आप हार्ड हैट प्रोजेक्ट जब आप सेटअप करते हो, पहली डायरेक्टरी आपको क्या मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से मिलती है। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट्स नाम की डायरेक्टरी आप देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनाना बताया था। और यहाँ पर आप देखिए कि इस सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिमिलर टू दी जावा क्लास, है ना। सो ये जावा क्लास है, इसके अंदर कितने कितने होंगे, बेसिकली हमारे पास 3 मेंबर होंगे। आज हम शुरुआत करेंगे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से। तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है,
क्या खाली कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबसे पहली चीज ये समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक चीज को लेके आएंगे और एक एक चीजों को समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले ही लेक्चर में आप सारी चीजें रायता फैला रहे हो, सारी चीजें अंदर के अंदर ले रहे हो भाई, प्रॉपर्टी भी ले रहे हो, कंस्ट्रक्टर भी ले रहे हो, मेथड्स भी ले रहे हो, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कौन कौन सी चीज क्या काम कर रही है। तो पहली शुरुआत हम क्या करते हैं, वी विल डिप्लॉय एन एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? सो चलो जीपीटी को ओपन करते हैं और जीपीटी से पूछ लेते हैं, कैन आई डिप्लॉय एन एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑन हार्ड एट लोकल नेटवर्क। मैं जीपीटी को क्या पूछूंगा कि भाई मैं क्या एक लोकल ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट को हार्ड एट पर डिप्लॉय कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? इतना तो पूछ ले, नहीं तो करके देखेंगे। सो ये मेरा पूरा कोड रहा, ये कोड मैंने दिया, ये मैंने कोड दिया, कैन आई डिप्लॉय अ एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑन लोकल हार्ड हैट ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है ना? तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। यस, यू कैन डिप्लॉय एन एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑन हार्ड हैट। तो जीपीटी ने क्या बोला कि यस, आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि ब्लैंक है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया मगर उसमें न तो आपके पास प्रॉपर्टी है, नहीं उस कॉन्ट्रैक्टर की आपके उस कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है, नहीं उसके मेथड्स हैं, फिर भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है ना? तो डिप्लॉय करने के लिए यहां पर हम देखते हैं। ठीक है ना? सो डिप्लॉय करने के लिए आपको डिप्लॉय करने के लिए उसका एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था कल। क्या आपको सोर्स कोड लिखना पड़ेगा? सोर्स कोड मैंने लिख दिया है। उस सोर्स कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद क्या मिलेगा, बाइट कोड मिलेगा। उस बाइट कोड को हम इथेरियम वर्चुअल मशीन में लोड करवाएंगे, लोड करने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। कल हमने खूब कोशिश करी मगर इस मैनुअल अप्रोच से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय नहीं कर पाए। ठीक है ना? इवन क्यों नहीं कर पाए? द मैनुअल प्रोसेस इज वेरी हार्ड। वी नीड अ सिंपलर प्रोसेस बाय विच अ सिंगल कमांड, by writing a single command I can easily deploy my contract on the local blockchain network। ठीक है ना? अब मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। कल आपने ये हार्डहेड के अंदर आर्टिफैक्ट्स और कैशे नाम की डायरेक्टरी में डिलीट कर रहा हूं आपके सामने, ये मैंने डिलीट किया, डिलीट परमानेंटली। अब कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का मैनुअल रूल क्या है कि सबसे पहले आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करो। ठीक है ना? तो चलो कंपाइल करते हैं। और ध्यान यहां देना, हार्डहेड डायरेक्टरी के अंदर ध्यान देना, कंपाइल कैसे करते हैं, एनपीएक्स हार्ड हैट कंपाइल। सो जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा तो कंपाइल करने के दौरान ये देखो तुरंत उसने क्या बना दी, दो डायरेक्टरी बना, एक तो आर्टिफैक्ट्स और कैशे। ठीक है ना? ये प्रोसेस क्या हुआ कि सर आपने सॉलिडिटी फाइल को, सॉलिडिटी कंपाइलर, SOLC, सोलसी, सोलसी क्या है, सॉलिडिटी का कंपाइलर है जो क्या कर रहा है, सॉलिडिटी के सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये बाइट कोड कहाँ मिलता है हमें, ये हमने कल भी रिसर्च कर ली थी, आज फिर से रिवाइज करवा रहा हूं भाई। वो मिलेगा आपको आर्टिफैक्ट्स फोल्डर के अंदर, वो मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल, और उसके अंदर जेसन फाइल मिली, और उस जेसन फाइल में कहीं ना कहीं देखना आपको बाइट कोड नाम का एक की मिलेगा, क्योंकि ये करली ब्रेसेस है और इस करली ब्रेसेस में प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ऐसे मल्टीपल आपको कीज मिल रही है। आपको किस पे ध्यान देना है, बाइट कोड पर। और बाइट कोड की जो वैल्यू है यही आपका क्या है, बाइट कोड है, यही आपका बाइट कोड है। इस बाइट को मुझे फर्दर कहां लोड करना पड़ेगा, ईवीएम में, और ईवीएम में लोड करते ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो मैनुअल प्रोसेस है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, और टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है भाई, है ना? कॉम्प्लेक्स भी है ना। कल मैंने भी कल ट्राई किया, मेरे से भी हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मैं आज आपको इतना इजी तरीका बता रहा हूं कि जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट इजीली क्या हो सकता है, डिप्लॉय हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हार्ड हेड वालों को भी पता है कि यार ये जो आप मैनुअल डिप्लॉय वाला प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उन्होंने आपके लिए क्या बना दी, डेवलपर लोगों के लिए कौन सी डायरेक्टरी बना दी, स्क्रिप्ट। क्या आप जावा स्क्रिप्ट की कुछ कोड लिख दो और उस कोड में कुछ ऐसे निर्देश लिख दो, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख दो जिससे कि हार्ड हेड उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के वो आपका सारा जो कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो सारा आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इजी कर देगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये deploy.ts नाम से एक फाइल बना रखी है। मान लीजिए आपके पास एक भी फाइल नहीं है, सो कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर मैं गया और स्क्रिप्ट्स के अंदर एक आपको फाइल बनानी है, एक आपको फाइल बनानी है। सो यहाँ पर मैंने किसी भी नाम से आप बना सकते हो, यहाँ पर मैंने बोल दिया deploy.ts। ठीक है ना, deploy.ts नाम से मैंने एक फाइल बना दी।
डिप्लॉय डॉट जेएस नाम से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट टीएस लेके चलें, टाइपस्क्रिप्ट लेके चलें, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट ही कैसे सेटअप कर रखा है, टाइपस्क्रिप्ट से चल रखा है, और आगे जितना टाइपस्क्रिप्ट पर आप अपना ध्यान दोगे उतना उतना आपके लिए अच्छा है। अब मैं यहां से एक सैंपल कोड भी यहां पर रहता है, जब आप सेटअप करते हो ना तब एक सैंपल कोड रहता है, ये आप हार्डवेयर पर जाओगे ना, ये सैंपल कोड सेंड ओपी डॉट टीएक्सटी फाइल रहती है, ये मैंने कल डिलीट कर दी थी। ये फाइल हमारे लिए थोड़ी काम की है, क्योंकि इसको देख देख के हम डिप्लॉय वाला कोड समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर इस सेंड ओपी डॉट टीएक्सटी वाली फाइल को या तो मैं फिर से इंस्टॉल करूं या लेके आऊं, या फिर मैं फटाफट क्या कर सकता हूं, मैं वो उसको लेके आ जाता हूं पुराने किसी डायरेक्टरी से, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एस एल डॉलर पर मैं गया, डब्ल्यू एस एल डॉलर पर मैं गया, और मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर गया, ठीक है ना, मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर गया, होम के अंदर गया, हेल्प्सू के अंदर गया, और वेब3 नाम की मैंने डायरेक्टरी बना रखी है, हार्ड एट एग्जाम्पल में भी नहीं है, और वेब2 में मैं गया, हार्ड एट एग्जाम्पल स्क्रिप्ट, नाउ आई एम एबल टू फाइंड इट। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर आप उसको मत करना ये प्रोसेस, ठीक है ना। सो इसको फाइल को मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और इस फाइल को मैं मैनुअली यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर बना लेता हूँ। ये मैंने बना ली, और इस फाइल को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ये VS कोड एडिटर में मैं ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को पर्टिकुलर, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, और यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वो कोड, समझ में आ रहा है, ये वो कोड था। सो यहाँ पर आप देखो कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे पहले आपको अपने पैकेट डॉट जेसन भी पड़ोस में आपको खोल के रखनी है। तो आप देखना इस सेंड ओपी डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर ये ऐसा कोड है जिसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास एक विम नाम की लाइब्रेरी है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास एक विम नाम की लाइब्रेरी को हमें यूज करना पड़ेगा। सो विम डॉट एस एच नाम की एक लाइब्रेरी है हमारे पास, क्या है, विम डॉट एस एच नाम की लाइब्रेरी है। सो विम इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी विच कैन टॉक टू दी इथेरियम नेटवर्क। सो प्रिज्मा क्लाइंट के बारे में पता है आपको, प्रिज्मा क्लाइंट, प्रिज्मा ORM के अंदर प्रिज्मा क्लाइंट जो हम बनाते थे, जनरेट करते थे, प्रिज्मा क्लाइंट का काम क्या होता था कि डाटाबेस के साथ करंट ऑपरेशन करना, डाटाबेस से बातचीत करने का काम किसका होता था, प्रिज्मा क्लाइंट का काम होता है। उसी प्रकार से इथेरियम नेटवर्क के साथ बातचीत करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करना है, किसी का पैसा किसी के अकाउंट में भेजना है, ये सारा नेटवर्क से बातचीत करने वाले जो ऑपरेशन वाले जो काम है, वो इसके अंदर लाइब्रेरी कौन सी है, VM library. So VM is a JavaScript library which can talk to the Ethereum network. So VM is a client library which can talk to the Ethereum network. ठीक है ना, समझ में आया? It is exactly similar to the Prisma. So अभी नए जमाने में, अभी नए टाइम में, अभी जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या यूज हो रही है, विम हो रही है। इससे पहले यहाँ पर ethers.js नाम की एक लाइब्रेरी यूज होती थी, ethers.js, ठीक है ना। ये ethers.js नाम की लाइब्रेरी यूज होती थी पुराने टाइम में। तो आपको ध्यान दिया होगा आपने कि जब ये प्रोजेक्ट मैंने सेटअप किया था उस समय वो मेरे से 3 ऑप्शन पूछ रहा था कि ये प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के साथ सेटअप करना है, विम के साथ में, या टाइपस्क्रिप्ट ईथर्स के साथ में, कि मिनिमल वाला करना है। तो शायद मैंने मिनिमल वाला किया होगा, ठीक है ना। तो बट हमें इंटरेक्शन हमें करना पड़ेगा, हमें विम की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे अपनी स्क्रिप्ट रेडी करनी है और मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, ठीक है ना। तो Vim and ethers.js, these are the tool libraries which can talk to the Ethereum network. So Vim is a new library, very advanced, very lightweight. Most of the Web3 project that you are going to build in future, you will use Vim. Web3 जो है अब पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई, अब यूज नहीं करते, मगर अभी भी इसके वर्जन टाइम टू टाइम डेवलप होते हुए आ रहे हैं, है ना। या
अभी इसका वर्जन 5 चल रहा है और 6 पे भी काम चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी कंपनी में अगर आप प्लेस हो जाओ तो वहां पर अगर ethers डॉट जेएस से अगर ब्लॉकचेन से बातचीत हो रही है तो फिर आपको ethers से आगे बढ़ना है। मैं आपका पूरा पोर्टफोलियो किससे बिल्डअप करवा दूंगा? विम से करवा दूंगा। और टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत हम CRUD ऑपरेशंस जो नेटवर्क के साथ हम ब्लॉकचेन के साथ जो कम्युनिकेट करेंगे वो ethers से भी करवा लेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करवाऊंगा किस लाइब्रेरी के थ्रू? विम के थ्रू। हो सकता है कल मैं वही कॉन्ट्रैक्ट फिर से डिप्लॉय करवा दूं किस लाइब्रेरी के थ्रू? ईथर से। तो दोनों का काम सेम है। ईथर्स ओल्ड लाइब्रेरी है, विम न्यू लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। विम इंस्टॉल ether.js। सो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं और इसको करना हार्ड हैट के अंदर ही है इंस्टॉल, ठीक है ना। सो इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट में हमारे पास मल्टीपल, ठीक है ना। सो आपको जो प्रोजेक्ट सेटअप करना है, अगर वो npx हार्ड हैट इनिट करके अगर मिनिमल करोगे तो ये 3 चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। आप अपनी पैकेट डॉट जेसन खोल के देखो, आप अपनी पैकेट डॉट जेसन खोल के देखो और आप देखो डिपेंडेंसी में कितनी चीजें आ रही हैं? 3 आ रही है, क्योंकि आपने क्या सेटअप किया था? मिनिमल। अब आपको थोड़ा सा ये वाली चीजें लेनी पड़ेगी। तो ये सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो ये पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। सो हार्ड हैट विम ये भी पैकेज है, ये यहाँ पर मैं गया हार्ड हैट विम और टूल बॉक्स में गए और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर नेक्सस भी इंस्टॉल हो गया है। और विम लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के कहना ये है मेरा कि जब आप npx हार्डेड वाला जो प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो वो आपको अभी किसके साथ करना पड़ेगा? विम के साथ में करना है। वो मिनिमल वाला मत करना आप, ठीक है ना। मिनिमल वाले में अगर आप कर लोगे तो आपको ये फिर एडिशनल लाइब्रेरी फिर से आपको मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम बेसिकली हमें विम चाहिए और विम से सपोर्टेड टूल बॉक्स और हार्ड हैट और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो ये सारे पैकेजेस मैं वन बाय वन इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो सबसे पहले मैंने हार्ड हैट टूल बॉक्स बोला, इसको कॉपी किया और इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे क्या चाहिए? हार्ड हैट इग्निशन चाहिए, हार्ड हैट इग्निशन, ठीक है ना। सो ये हार्ड हैट इग्निशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये हार्ड हैट इग्निशन इस लाइब्रेरी को भी मैंने साथ में इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबका npm कमांड दिया हुआ है, ठीक है ना। सबका npm कमांड कॉपी किया और इंस्टॉल किया। एक एक करके करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये इसको हर कहीं नहीं करना है, ध्यान रखना आप कहाँ पर हैं। ls किया, cd हार्ड हैट में गया और वहां हार्ड हैट में जाके pwd किया। आप कंफर्म हो जाओ कि आप हार्ड हैट डायरेक्टरी के अंदर है, तभी आपको ये हार्ड हैट वाली पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने। हर कहीं इंस्टॉल मत कर देना, ठीक है ना। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब फिर से एक और ले लूँ मैं। फिर मुझे क्या चाहिए? फिर मुझे चाहिए फोर्स std करके चाहिए, फोर्स std करके कुछ आता है और मैं npm लिखूं इसको फोर्स std, ठीक है ना। फोर्ज std 194, ठीक है ना। तो ये इसकी लाइब्रेरी है, ये वो लाइब्रेरी नहीं है 194, ठीक है। सो अभी मेरे लिए इनफ है ये। सो यहाँ पर हम गए, ये पैकेजेस मेरा इंस्टॉल हो गया है और इसको भी हम यहाँ पर इंस्टॉल, देखो विम लाइब्रेरी हो गई है, इग्निशन हो गया है हमारा, ठीक है। अब अब इस विम लाइब्रेरी पर मैं गया, पर्टिकुलर विम लाइब्रेरी पर आप जाइए, गेट स्टार्टेड पर आप गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपका एक सैंपल कोड दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये सैंपल कोड यहाँ पर आपने एक स्क्रिप्ट बनाई,
ठीक है ना। सो यहाँ deploy.ts नाम की एक स्क्रिप्ट बनाई, ये सैंपल कोड मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पर पेस्ट किया, और इन फॉर्मेट को आप अच्छी तरीके से समझो। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, इंपोर्ट, वेरी गुड, नेम इंटो नेम्ड इंपोर्ट, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है भाई जावा स्क्रिप्ट में कि करली ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ भी आता है तो किस टाइप का इंपोर्ट होगा, वो नेम्ड इंपोर्ट है फ्रॉम सम लाइब्रेरी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको। तो आप कंपेयर करो, विम इज अ सम लाइब्रेरी, और सम लाइब्रेरी मतलब कहां से आएगा, नोड मॉड्यूल से आएगा। और इस सम लाइब्रेरी, ये विम जो है कहाँ पड़ी हुई होगी, ये नोड मॉड्यूल्स में। यहाँ पर आप देखना ये विम आ गया होगा, ये आ गया। ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर, ये जो फंक्शंस हैं, ये पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं, ये HTTP नाम का फंक्शन है, ये नाम का फंक्शन है, ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं। उसी प्रकार से विम चेन्स है ना, विम चेन्स में से ये मेन को नेम्ड इंपोर्ट करवा लिया, तो बेसिकली ये हमारे पास हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ पर हमने देखा, अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है ना। सो ये विम लाइब्रेरी का जो ओवरव्यू है, इसमें जो फर्स्ट कोड मिला है, इस कोड को अगर आप केयरफुली देखोगे तो इस कोड में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्लॉक नंबर। ठीक है ना। सो आप अपने क्लाइंट, आपने एक क्लाइंट बनाया, पब्लिक क्लाइंट बनाया है ना, विम लाइब्रेरी के थ्रू हम जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आप 3 टाइप के क्लाइंट बना सकते हैं। सबसे पहले तो हो गया आपका पब्लिक क्लाइंट, दूसरा हो गया आपका वॉलेट क्लाइंट, और तीसरा हो गया आपका टेस्ट क्लाइंट। ठीक है ना। सो पब्लिक क्लाइंट के थ्रू आप पब्लिक ब्लॉकचेन की पब्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप ब्लॉकचेन की पब्लिक इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे आप अपनी वेबसाइट ओपन करना, etherscan.io, ये etherscan.io क्या है, ये एक वेबसाइट है, ये इथीरियम नेटवर्क की, इसमें मल्टीपल नोड्स आपस में कनेक्टेड है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को इथीरियम भेज रहे हैं। अब मैं इस अकाउंट से साइन आउट कर लेता हूं, इस अकाउंट से मैंने साइन अप कर दिया, होम पेज पर मैं गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे बगैर लॉगिन किए हुए भी मिल पा रही है। समझ में आ रहा है। अभी देखो ये लेटेस्ट ब्लॉक्स, ये देखो 3 सेकंड पहले ये ब्लॉक नंबर जनरेट हुआ। तो ये जो ब्लॉक नंबर है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पब्लिक है। क्यों पब्लिक है, कि मैंने अभी सिस्टम में लॉगिन नहीं किया, तब भी मैं इस इथेरियम पर होने वाले जो ब्लॉक अलग अलग जनरेट हो रहे हैं, उनको मैं पब्लिकली देख पा रहा हूं। अभी आप देखो 3 सेकंड पहले ये वाला ब्लॉक जनरेट हुआ। मान लीजिए आस्था ने एक इथेरियम पलक को भेजा रियल, तो जैसे ही आस्था पलक को एक इथेरियम भेजेगी, उसका ट्रांजेक्शन का कहां पर आएगा, इथेरियम नेटवर्क पर आएगा, और विजय एक माइनर है जो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। जैसे ही उस ट्रांजेक्शन को वो कंप्लीट करेगा, तो उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, उसको कुछ न कुछ परसेंट रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, आपके अकाउंट से इथेरियम कट के सामने वाले के इसमें क्रेडिट हो जाएंगे। वो जैसे ही वो क्रेडिट होगा, एक नया ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, इतने। सो यहां पर आप देखेंगे, ये जो 3 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये हो क्या रहे हैं, उस नेटवर्क पर नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं, वो उस नेटवर्क पर, उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होने वाली इवेंट्स की मदद से, है ना। किस टाइप के इवेंट्स, someone might be sending some ethereums to someone else। तो जब आप अपने अकाउंट से इथेरियम किसी और अकाउंट पर भेजोगे, तो वो उस नेटवर्क पर क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन होगा, और जब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, क्या चीज बनेगी, ब्लॉक्स बनेंगे। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास विम लाइब्रेरी है, इस विम लाइब्रेरी के अंदर उन्हीं पब्लिक ब्लॉक्स को निकालने का कोड है। तो क्या इस etherscan.io पे जो ब्लॉक नंबर 2439 और ये जो ब्लॉक नंबर 15 सेकंड वाला दिख रहा है,
क्या यही ब्लॉक नंबर मैं पब्लिकली यहाँ इस नोड.जेएस की लाइब्रेरी विम की मदद से यहाँ पर भी प्रिंट करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता हूँ? करवा सकते हैं ना? बिल्कुल करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप विम लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। विम लाइब्रेरी कैन टॉक टू दी ब्लॉकचेन नेटवर्क। अब वो ब्लॉकचेन नेटवर्क चाहे मेन नेटवर्क हो, ये etherscan.io ये लोकल नेटवर्क है कि मेन नेटवर्क है? ये मेन नेटवर्क है। यहाँ पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब रियल काम हो रहा है, फेक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये रियल नेटवर्क का ब्लॉक नंबर क्या मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ? विम लाइब्रेरी की मदद से बिल्कुल करवा सकते हैं। और ये जो स्टार्टिंग में विम लाइब्रेरी में जो ये इतना कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये वही काम कर रहा है। ये जो सैंपल कोड दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ये कोड क्या कर रहा है? यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, मेन नेट लिखा हुआ है। इस मेन नेट का क्या मतलब है? मेन नेटवर्क मतलब etherscan.io पे जाओ और यहाँ पर ये पूरे उस इथेरियम नेटवर्क पे जितना वो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं एक दूसरे अकाउंट्स में भेजने की वजह से, ये जो ब्लॉक नंबर जनरेट हो रहे हैं, क्या ये ब्लॉक इंफॉर्मेशन जो है मेरी पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं? हर कोई देख सकता है कि नहीं देख सकता है इस वेबसाइट पे? क्या मैंने लॉगिन कर रखा है? मैंने लॉगिन कर रखा है क्या? नहीं। फिर भी मैं पब्लिकली इस ब्लॉक नंबर को देख पाऊंगा? मैं कहीं से भी देख सकता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड में पब्लिक बगैर लॉगिन किए हुए। सो ब्लॉक नंबर जो इथेरियम नेटवर्क की, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के जो ब्लॉक नंबर्स होते हैं वो जनरली वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है। तो विम लाइब्रेरी के अंदर हम तीन टाइप के क्लाइंट्स बना सकते हैं। एक पब्लिक क्लाइंट बना सकते हैं। पब्लिक क्लाइंट का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें से टू गेट द लेटेस्ट ब्लॉक नंबर। समझ में आया? सो विम लाइब्रेरी का आपको किस टाइप का क्लाइंट बनाना है? पब्लिक क्लाइंट बनाना है। और बनाना क्या है, इस कोड को केयरफुली देखो। ये पब्लिक क्लाइंट नाम का एक फंक्शन इंपोर्ट किया, उसको कॉल किया। कॉलिंग करते समय जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सो देखो, पब्लिक क्लाइंट नाम के फंक्शन को कॉल हो रहा है, और चैन चैन मतलब चैनल, चैनल मतलब रास्ता, है ना? तो मुझे जानकारी किस चैनल से चाहिए, किस रास्ते से चाहिए? मेन नेटवर्क से चाहिए। तो ये पूरा ये ब्लॉक नंबर कहां से उठा के लेके आएगा? ये ईथर स्कैन के इस वाले इसको लाएगा। तो आज मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं कि इस विम लाइब्रेरी के थ्रू मैं बातचीत करूंगा किससे? मेन नेटवर्क से। और फिर उसके तुरंत बाद मैं किससे बातचीत करूंगा? अपने लोकल नेटवर्क से। समझ में आया? सो चलिए, अभी हम इस फटाफट इस कोड को मैंने यहाँ पर लिया। कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, थोड़ा बहुत समझना है, और इसको यहाँ पर मैंने क्लियर किया। अब मैं इसको रन करूं, इस पर्टिकुलर डिप्लॉय स्क्रिप्ट को। अच्छा, रन करने के बाद भाई ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, मुझे यहाँ ब्लॉक नंबर मिल भी जाएगा तो मुझे दिखाई टर्मिनल पर कब देगा? टर्मिनल पर प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? console.log। टर्मिनल पर प्रिंट करने के लिए क्या करते हो? console.log। तो भाई इसके अगले स्टेटमेंट पे थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्या ये ब्लॉक नंबर में यहाँ console log के अंदर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? हमारा ब्लॉक नंबर आ जाएगा। अब इसको हम करें एग्जीक्यूट, npx हार्ड हार्ड हैट रन, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट रन करनी है। स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर deploy.ts, deploy.ts, ठीक है, ये deploy.ts, और मैं इसको इंटर करूं। देखो, चॉइस 24, 39, 53 एंड 56। तुरंत जाओ, रिफ्रेश करो। 50 ये नीचे वाला प्रिंट कर दिया। वो जैसे ही प्रिंट हुआ था उसके 2 सेकंड बाद फिर से कोई ट्रांजेक्शन हो गया हो, तो पकड़ में कौन आया? हमारे स्क्रिप्ट के ये वाला आया। अब देखना, ये इसको साइड में ले लेते हैं, ये साइड में ले लेते हैं जहां पर मुझे ब्लॉक नंबर केयरफुली दिख रहा हो, ठीक है। और इसको साइड में ले लेते हैं, वीएस को साइड में ले लेते हैं, फुल स्क्रीन कर ले। यहाँ पर ये फालतू की चीजें हटा देते हैं। यहाँ पर गए, अब देखना लास्ट के 3 नंबर देखना, 360। रिफ्रेश करूं, 360। समझ में आया? सर आज आपने वो स्क्रिप्ट लिख दी जिसके थ्रू आपने
मेन इथीरियम नेटवर्क के ब्लॉक नंबर, जो कि एक पब्लिक जानकारी है, हर कोई गेट कर सकता है। आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट को चलाना है, और वो पब्लिक जो ब्लॉक नंबर जनरेट हुआ है वो आप अपने कंसोल पे आपने प्रिंट करवा दिए। सो ब्लॉक नंबर इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। समझ में आया? चलो, अब हम यहां पर गए। अब क्या मेरा लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब मुझे लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क से लाना है, तो इस कोडिंग में चैनल मेन नेट की जगह यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे यहां पर मैं लोकल होस्ट लिख सकता हूं, या हार्ड हैट लिखना पड़ेगा आपको, हार्ड हैट। ठीक है ना? जैसे हार्ड हैट लिखा तो ऑटोमेटिकली देखो उसने इंपोर्ट करवा लिया। ये चेन्स का मतलब होता है चैनल्स। ठीक है ना? चेन्स मतलब, चेन्स का मतलब होता है भाई चैनल्स। चैनल्स, चैनल्स का मतलब पाथ, रास्ते, है ना? किस रास्ते से जानकारी लानी है, वो मेन नेटवर्क से लानी है कि लोकल नेटवर्क से लानी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? चेन्स। ठीक है ना? तो चेन्स में हमने हार्ड लाइब्रेरी को लिया, और चैनल में मैंने क्या ले लिया? हार्ड, और हार्ड मतलब लोकल। ठीक है ना? अब देखते हैं npx hardhat रन स्क्रिप्ट डिप्लॉय। अब मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? 0। क्यों 0? क्योंकि ये नेटवर्क, सर आपने ब्लॉकचेन नेटवर्क को चालू किया, अभी किसी के खाते से किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया। आपको जैसे ही आपने चालू किया था, सर आपको कितने अकाउंट मिले थे? 20 अकाउंट मिले थे, हर अकाउंट में 10-10 हजार इथीरियम टेस्टिंग के लिए मिले थे। मगर आपने नेटवर्क चालू करने के बाद किसी के खाते से किसी के खाते में पैसा नहीं भेजा, तो सर ब्लॉक नंबर जनरेट ही नहीं हुआ। तो इस नेटवर्क पे कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो ब्लॉक नंबर पहला सबसे कौन सा जनरेट होगा? 1। अगर एक भी ब्लॉक जनरेट नहीं होगा तो कितने ब्लॉक जनरेट हुए? 0। ये देखो ना, 0 n का मतलब ये हो गया, n का मतलब बिग इंट से है, बिग इंटीजर। ठीक है ना? इस n का मतलब बिग इंटीजर से। अभी आप सिर्फ इस 0 को समझो। अगर 0 ब्लॉक है, इसका मतलब मेरे उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। मैं अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दूं तो वो भी क्या माना जाएगा? एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अगर पलक ने अपने इथीरियम आस्था को भेज दिए, वो भी क्या माना जाएगा? एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। हर नेटवर्क पर होने वाला कोई भी चेंज वाला काम एक ऑपरेशन माना जाएगा। ठीक है ना? मैं किसी के कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को पढ़ रहा हूं तो वो ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। सो रीड इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। एक स्टेटमेंट दिमाग में बिठा लेना, याद रख लेना, अच्छी बात बता रहा हूं। रीड इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, राइट इज अ ट्रांजैक्शन। जब भी आप कोई लिखने का काम करोगे, उसको आप, उसमें ब्लॉक नंबर बढ़ेगा। सो वेनेवर यू राइट समथिंग, समझना, जब भी आप कोई चीज लिखोगे नेटवर्क पर, पीसी नेटवर्क पर, whenever you write something on the blockchain network, the new block will be generated। समझ में आया? कि जब भी सर आप कुछ लिखोगे ना, तो सर आपको क्या मिलेगा? एक ब्लॉकचेन, एक ब्लॉक मिलेगा। अब आप देखो, जैसे ही मैंने इस स्क्रिप्ट को चलाया, ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि सर आपने नेटवर्क को चालू किया और उसके बाद एक भी कॉन्ट्रैक्ट आपने डिप्लॉय नहीं किया। सर जिस दिन आप पहला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दोगे, आपका कौन सा ब्लॉक जनरेट हो जाएगा? 1। जिस दिन सर आप दूसरा ब्लॉक जनरेट करोगे, उस दिन 2। जिस दिन पलक अपने अकाउंट 0 से अकाउंट 1 में कुछ इथीरियम भेज देगी इस लोकल पे, तो ब्लॉक नंबर 3। तो जब जब भी कोई ट्रांजेक्शन वाला काम होगा, राइट वाला काम होगा, ब्लॉक नंबर बढ़ेंगे। समझ में आया? सो ईथर डॉट स्कैन में देखो, ईथर डॉट स्कैन की वेबसाइट पर जाके देखो, व्यू ऑल ब्लॉक्स को देखा मैंने, व्यू ऑल ब्लॉक्स में, तो ये जो ब्लॉक नंबर जनरेट हो रहे हैं ना, ये अभी हो गए हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 2,43,00,000 ट्रांजेक्शन इस पर हो गए हैं। तो अब आप यहां चले जाना लास्ट में, इस बटन के, इस पे लास्ट पे क्लिक करोगे तो सोचो कि ये इथीरियम नेटवर्क जब जिस दिन पहली दिन चालू हुआ था, जैसे अभी मैंने हार्डेट आज पहली बार लॉन्च किया कि नहीं किया, और अभी तक मैंने एक भी कॉन्ट्रैक्ट, एक भी ट्रांजेक्शन मेरे अपने लोकल नेटवर्क पर नहीं किया। तो इथीरियम बनाने वाले ने आज से 3,843 दिन पहले, जिस दिन उसने पहली बार इसको इंटरनेट पर डाला होगा, उस दिन एक भी ट्रांजेक्शन
नहीं हुआ था और उस दिन उसका ब्लॉक नंबर 0 जनरेट हुआ। समझ में आया? सो यहां पर जीपीटी पर गए और जीपीटी से हमने पूछा कि भाई ये 3843 दिन कितने होते हैं। देखो मेरी रिसर्च बहुत सॉलिड है, मैं बहुत खतरनाक लेवल पर सॉलिड रिसर्च करता हूं और हर चीजें आपस में आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, कि लोकल से भी मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं और लाइव से भी चीजें समझा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इथीरियम जब पहली बार कब लॉन्च हुआ था वो भी देख लेते हैं। मैं जीपीटी पर गया, व्हेन इथीरियम इथीरियम इज लॉन्च्ड, तो भाई जीपीटी से पूछा कि भाई इथीरियम कब लॉन्च हुआ, तो ये बताएगा कि भाई ऑफिशियल कब लॉन्च हुआ था, जुलाई 30 तारीख को। इसको कॉपी कर लो और सारी रिसर्च करो। जितनी रिसर्च करोगे ना आपको ब्लॉकचेन के बारे में समझ बनेगी, है ना, आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग उस चीजों के बारे में बढ़ेगी। तो मैंने जीपीटी से पूछा कि भाई ये जो बता रहा है कि इथीरियम 30 जुलाई 2015 को हुआ, इसको भी आप नोटपैड में लिख लो। दूसरी रिसर्च ये करना है, ईथर डॉट स्कैन में जाके आपको किस बटन पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाले बटन पे। ये कितने दिन बोल रहा है, ठीक है, ये इतने दिन बोल रहा है, ये भी आप लिख लो। और जीपीटी को बोल दो कि भाई आज मेरी तारीख कितनी है, टुडे इज 6 फरवरी 2026। और जीपीटी को बोल दियो व्हाट वाज द डेट, ठीक है ना, ये प्रॉम्प्ट मैंने उसको दे दी। छोटी सी मैं इंटेलिजेंस यूज कर रहा हूं कि भाई आज अगर 6 फरवरी 2026 है तो 3843 दिन पहले क्या तारीख आ रही थी, वो पॉसिबली इसके आसपास होगी शायद। क्या मैं इतना प्रैक्टिकली प्रूफ करके बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन करने के लिए मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं एआई का दिमाग लगवाऊंगा। मैं जीपीटी पे जाऊंगा और मैं उसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई आज अगर 6 फरवरी 2026 है तो भाई 3843 जो कि इस ब्लॉक इथीरियम ब्लॉक का जीरो ब्लॉक था, वो जिस दिन वो पहली बार लॉन्च हुआ था, जिस दिन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था उस नेटवर्क पर, तो भाई उस दिन उसकी डेट क्या थी। तो मोस्ट प्रोबेबली 30 जुलाई 2015 के आसपास की डेट आएगी। तो एक दिन आगे पीछे होगा मगर कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये अपनी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितनी अच्छी बात मैंने बता दी आपको। क्या मैंने प्रैक्टिकली बताया कि नहीं बताया? किसी भाई साहब ने 30 जुलाई 2015 को इथीरियम नेटवर्क लॉन्च किया, उसके अगले ही दिन पहला ट्रांजेक्शन हुआ होगा। वो शायद उसने किया हो, किसी और ने किया हो, मगर देखो डेट एग्जैक्टली जीपीटी ने भी वही बता दी। ठीक है ना। अब उस महान व्यक्ति का नाम देखते हैं, हु लॉन्च्ड इथीरियम, वेटालिक ब्यूटेरिन। वेटालिक ब्यूटेरिन, ये वो व्यक्ति था जिसने इथीरियम नेटवर्क को डेवलप किया था। ठीक है ना, छोटा सा प्यारा सा दुबला पतला, ठीक है ना, ये वो महान हस्ती है जिसने किसको बनाया था, इथीरियम को बनाया था। ठीक है ना। और इसने इथीरियम को लॉन्च किया था, है ना। जब भी लॉन्च किया था उसके मेन नेटवर्क पर आने वाली डेट हमें पता चल गई। और वेटालिक ब्यूटेरिन ये इथीरियम नेटवर्क का, ब्लॉकचेन नेटवर्क का रियल डेवलपर है। ठीक है ना। और ये गेम चेंजर है और ये अभी पूरा वो बन गया। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है। मैंने प्रैक्टिकली वो डेट तक भी आपको मैं लेके आ गया कि भाई 31 जुलाई को उसका फर्स्ट ब्लॉक नंबर 0 जनरेट हुआ था। और उसके बाद ये आज तक ये इतने होते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना। ये फर्स्ट ब्लॉक पे गया, ये देखो आ रहा है ना, 13 सेकेंड अगो ये ट्रांजेक्शन हुआ। भाई कोई भी किसी को पैसा भेज रहा है तो ब्लॉक नंबर बढ़ेगा, है ना। मैंने अपना रियल इथीरियम आपको भेज दिया, आपने मेरे को भेज दिया, जब जो भी एक दूसरे को भेज रहा है वो सारा क्या हो रहा है, एक राइट ऑपरेशन हो रहा है। और राइट ऑपरेशन पर क्या होगा, ब्लॉक नंबर जनरेट होगा। या फिर कोई इस मेन नेटवर्क पर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि ये ब्लॉक नंबर किससे जनरेट हो, सिर्फ पैसा भेजने से। अब मैं यहाँ पैसा बोल रहा हूं तो इसको पैसा नहीं बोलना है, अपने को क्या बोलना है, इथीरियम। तो जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इथीरियम भेज रहा है तो भी ब्लॉक नंबर जनरेट होता है। और दूसरा, यदि कोई डेवलपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोडिंग करके मेन नेटवर्क पे डिप्लॉय करेगा तब भी ब्लॉक नंबर जनरेट होगा। समझ में आ गया ना। तो ये जो ब्लॉक नंबर जनरेट हो रहा है, इससे रिलेटेड दो बातें हो सकती है। या तो किसी व्यक्ति ने किसी को इथीरियम भेजा हो, या फिर किसी डेवलपर ने, हम जैसे डेवलपर ने मेन नेटवर्क पे कोई ना कोई एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट उसने डिप्लॉय किया। समझ में आ गया। दो बातें आप ध्यान रखना।
कि सर ब्लॉक नंबर जनरेट होने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, समवन इज सेंडिंग इथेरियम टू समवन एल्स। द सेकंड थिंग इज समवन इज डिप्लॉइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट। अब अपने को मेन नेटवर्क पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए भाई पैसा लगता है। वो 5,000 लगे, 500 लगे, कुछ ना कुछ तो पैसा लगता है। मगर हम स्टार्टिंग में हम डेवलपर लोग हैं, हम हर छोटी छोटी टेस्टिंग के लिए पैसे नहीं देते रहेंगे। इसलिए दैट्स व्हाई हार्ड हैट कम्स इन, एंड वी विल यूज हार्ड हैट टू वर्क एवरीथिंग ऑन लोकली। ठीक है ना। अब अगला मेरा टास्क है, आई वॉन्ट टू डिप्लॉय माई एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट। आई वॉन्ट टू डिप्लॉय what my empty contract. This is an empty contract. So I have asked GPT, can I deploy an empty contract? Yes. और मुझे ये भी पता है कि सर जैसे ही आप इस एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट को इस हार्ड हैट पर आप डिप्लॉय कर दोगे, आपको ब्लॉक नंबर 0 से, जो कि मैंने प्रैक्टिकली बताया है, 0 से आपका पहला ब्लॉक बन जाएगा, पहले ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक बन जाएगा। ये सारे ब्लॉक्स आपस में, जैसे ट्रेन होती ना, ट्रेन के डब्बे कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो बस उनको ब्लॉक्स ही समझो आप, है ना। तो ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट ऑल दोस bogies which are connected with each other. Whenever you are doing any transaction, a new block number will be generated. So today's object is to deploy this contract, this empty contract, on this local Ethereum network, and I will observe the block number. ठीक है ना। आज का उद्देश्य मेरा समझ में आ गया ना आपको। सो चलिए अब वो हम देखते हैं। उसके लिए मुझे अपने स्क्रिप्ट को, अब इस स्क्रिप्ट को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसी स्क्रिप्ट का मैं कॉपी कर लेता हूं, इसी स्क्रिप्ट को यहीं पर फिर से पेस्ट कर देता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं डिप्लॉय 2.ts, ताकि वो कोडिंग भी रह जाए और ये कोडिंग भी रह जाए आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो अब इस कोड को मुझे कुछ इस तरीके से थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकूं। ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम गए और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। सो आई वॉन्ट टू डिप्लॉय अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने कॉपी किया, जीपीटी को गए, थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कहां पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर में पड़ा हुआ है, और माय कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल। ठीक है ना। तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, और मेरी उस फाइल का नाम है डिप्लॉय 2.ts। ठीक है ना। सो दिस इज माय डिप्लॉय डॉट टीएस फाइल। सो यस, ठीक है ना। सो यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए ठीक है, मैं उसका ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका बता रहा है, मैं थोड़ा और इजी आपको बता देता हूँ। सो मैं फिर से जाऊंगा अपने प्रीवियस असाइनमेंट पर, जहां पर मैंने कुछ डिप्लॉय की स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी हो, तो उस स्क्रिप्ट को के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। सो वेब 2 में गया एग्जाम्पल में, और हार्ड सेंड इथेरियम वॉच ब्लॉक्स एंड चेक इथेरियम्स। ठीक है। सो प्राइवेट की ये दे रहा है बेसिकली। सो हार्ड पर हम गए और डिप्लॉय वाला स्क्रिप्ट, ठीक है, ये पर्टिकुलर सैम्पल कोड लेते हैं और यहाँ पर मैंने इसको यूज किया, हार्ड हैट
यस, एक सिंपल कोड है, इसको कॉपी किया मैंने और मैं इसको समझाऊंगा, इस पूरे कोड को मैं समझाऊंगा आपको इजी तरीके से। सो सो यहाँ पर हमारे पास एक मेन फंक्शन है और उस मेन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और इस लाइब्रेरी के थ्रू मैं इसको पर्टिकुलर डिफाइन, ठीक है ना, और नेटवर्क हमारा लोकल होस्ट है। सो लेट्स ट्राई। हाँ, सो ये विम लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट करवाया, ठीक है। सो नेटवर्क मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट लिया है और मैंने विम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया, विम डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नाम। सो कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सो। कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहाँ पर जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो भी नाम है उसी नाम से फाइल होनी चाहिए, ये मैंने रूल आपको बता रखा है। और डिप्लॉय डॉट टी एस के अंदर हम गए, डिप्लॉय टू डॉट टी एस के अंदर गए और वो जो नाम होगा एग्जैक्टली मैं यहाँ पर लिखा मैंने। जैसे ही इस माई कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिप्लॉय करूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट की मुझे एड्रेस देखना है, ठीक है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देखना है कि वो किस एड्रेस पर स्टोर हुआ है। सो npx हार्ड हैट रन स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर कौन, डिप्लॉय टू डॉट टी एस, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमने दे रखा है। सो मैं नेटवर्क वाला फ्लैग नहीं दूंगा और मैं ट्राई करता हूँ एक बार इसको हिट करके, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। सो डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट अनडिफाइंड। अच्छा, हार्ड हैट, ये पर्टिकुलर ये प्लगइन है, ये प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके अंदर प्रॉपर सेटअप। अब वो दिक्कत यही आ गई ना कि यार वो जो प्रोजेक्ट मैंने सेटअप किया था ना पहले दिन, वो मिनिमल वाला कर दिया था। अगर आप वो पूरा टाइप स्क्रिप्ट विथ वो वाला करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, इसलिए मेरा ये कोड चल नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप जो हार्डवेयर config डॉट टी एस फाइल है इसके अंदर प्रॉपरली इसको आप इंपोर्ट करवाओ। ये प्रॉपर इसको इंपोर्ट करवाया और आपको ये प्लगइन सेक्शन के अंदर, डिफॉल्ट प्लगइन सेक्शन के अंदर जो भी है ये आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं करके देखता हूँ। सो आपको ये वाला कोड 101% ये अभी चल जाएगा। तो वो रीजन यहाँ पर ये बता दिया कि भैया ये मिसिंग है, कुछ चीजें मिसिंग है, ये प्लगइन इशू है, प्लगइन है ही नहीं, आपने इंस्टॉल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि लेक्चर मैंने स्टार्ट करते समय मैंने गलती से क्या कर दिया था, कल मिनिमल वाला प्रोजेक्ट ले लिया था जिसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स और जो लाइब्रेरी मॉड्यूल जो चाहिए था वो चीजें मिल नहीं रही है, इसलिए कोड काम नहीं कर रहा है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। चलो अब मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार और। यस, कुछ तो हुआ है, क्योंकि इस नेटवर्क पे जैसे ही ये देखो कुछ चीजें आई ना, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। अच्छा, बी बी नॉट फाउंड,
तो बी तो है ही नहीं, माय कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट पर गए। अच्छा एक चीज और करके देखो, आर्टिफैक्ट्स और कैशे वाला डायरेक्टरी डिलीट करना है, क्योंकि ये दो डायरेक्टरी कौन बनाता है, कंपाइलिंग प्रोसेस बनाती है। अब आप क्या यूज करने लग गए हैं, आप एक रेडीमेड कमांड यूज करने लग गए हैं, ठीक है ना। npx hard run is a command which internally compile your solidity code into the byte code and it will load into the EVM and it will run everything. So जितनी कॉम्प्लेक्स एक कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल कर दिया है किसने, कमांड ने, इस कमांड ने, npx hard run कमांड ने। अब आप देखना और नोटिस करना है यहाँ पर, जैसे मैं इसको इंटर करूंगा कुछ चीजें नोटिस करनी है। फर्स्ट चीज आपने क्या नोटिस करी कि सर npx hard run ने वो दो डायरेक्टरी बना दी, बनाई कि नहीं बनाई, जबकि ये कब बन रही थी, ये मैनुअल कंपाइल प्रोसेस पर। तो आज समझ में आ गया ना, npx hard run सबसे पहली चीज क्या कर रही है, इट इज इंटरनली कंपाइलिंग योर सॉलिडिटी फाइल इनटू दी बाइट कोड एंड इट इज आल्सो डिप्लॉइंग इट। और डिप्लॉय करते ही ये इथेरियम नेटवर्क पर ये देखो ब्लॉक नंबर 1 जनरेट हो गया, ठीक है। अब मैं रीड करूं उसको तो डिप्लॉय डॉट टीएस, जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ब्लॉक नंबर मेरा नेटवर्क पर, फर्स्ट ब्लॉक मेरा नेटवर्क पर जनरेट हो गया। इसको इस तरीके से समझो कि आपने कौन सा नेटवर्क बना दिया, इथेरियम नेटवर्क बना दिया, और आप 31 जुलाई को हो, आपकी तारीख क्या चल रही है, 31 जुलाई 2015, और उस दिन उस नेटवर्क पर फर्स्ट ब्लॉक जनरेट हुआ था ये वाला, समझ में आया। सो हो सकता है कि इस मेन नेटवर्क पर ये जो फर्स्ट ब्लॉक नंबर जो जनरेट हुआ था ये उस ब्लॉक का एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। यहां पर आपको एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये रहा, ठीक है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। तो ये जो पहला जो दिन जो ये ब्लॉक नंबर जनरेट हुआ था, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो सर किसी डेवलपर ने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया होगा तो ये फर्स्ट ब्लॉक जनरेट हुआ होगा, या फिर किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ रियल इथेरियम भेजे होंगे तो ये ब्लॉक जनरेट हुआ होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस ब्लॉक नंबर 1 जनरेट होने के दो रीजन हो सकते हैं। मेरे केस में ये ब्लॉक नंबर 1 जनरेट कैसे हुआ, क्या मैंने लोकल इथेरियम अकाउंट 0 से अकाउंट 1 को ट्रांसफर किया, कि मैंने सिंपल एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, सिंपल एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिप्लॉय किया और मेरा डिप्लॉय करते ही मेरा क्या हो गया, ब्लॉक नंबर जनरेट हो गया। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कैन आई डिप्लॉय द सेम कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम नंबर अगेन ऑन द नेटवर्क एंड विल इट जनरेट एन अनदर ब्लॉक नंबर, कैन आई डिप्लॉय द सेम कॉन्ट्रैक्ट विद सेम कोडिंग, सब कुछ ट्राई करके देखते हैं। उसी डिप्लॉय टू वाली स्क्रिप्ट को फिर से चला दो, क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा प्रैक्टिकल करके देखेंगे फिर बात करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, ब्लॉक नंबर क्या हो गया 2। फिर से मैं रीड करूं, ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर ये सेव वाली जो मेथड है ये अभी हटा देना, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, ठीक है ना। दिस इज अ सिंपल कोड which is what it is doing, it is using vim library and it is using deploy contract method and we are supplying the contract name and after the deployment it will provide us the contract address, है ना, उस नेटवर्क पर जो एड्रेस होगा उसका पता कि भाई फलानी जगह पर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो मैं फिर से ट्राई करूं, फिर से डिप्लॉय करूं। अब ये डिप्लॉय 1 और डिप्लॉय 2 को इसको मैं बोल दूं रीड व्हाट, रीड ब्लॉक नंबर, ठीक है, रीड ब्लॉक नंबर डॉट टीएस, और डिप्लॉय 2 को बोल दूं, क्या बोल दूं, डिप्लॉय नाम से, ताकि नाम से ही काम पता चल रहा है फाइलों का, नहीं तो एक का फाइल का नाम तो डिप्लॉय है मगर कर क्या रहा है अंदर जाके, वो रीड कर रहा है, तो जैसा नाम वैसा काम नहीं है, तो नाम भी सिस्टमेटिकली कर लिए, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले डिप्लॉय करने का काम करते हैं, तो डिप्लॉय और कॉन्टिन्यूसली वॉच करना है। तो जैसे जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे ब्लॉक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, है ना।
जैसे जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो द क्वेश्चन इज दैट कैन यू डिप्लॉय द सेम कॉन्ट्रैक्ट अगेन ऑन द नेटवर्क मेनी टाइम्स? यस वी कैन, बिकॉज आई हैव डन प्रैक्टिकली। मैंने प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ भैया, सेम कॉन्ट्रैक्ट को मैं बार बार डिप्लॉय कर सकता हूँ, जिसमें कोई वो यूनिकनेस का कुछ नहीं है। आपने तो सीधी सी बात है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक बार डिप्लॉय कर दिया तो सेकंड टाइम हमें उससे फिर डिप्लॉय नहीं करना है, ठीक है ना, वो परमानेंट नेटवर्क पर रहेगा, नहीं तो उसकी दो दो डुप्लीकेट आ जाएंगे अपने पास। तो मैं मुझे कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिप्लॉय किया। और दूसरी चीज है कि डिप्लॉय होने के बाद हम अपने क्या चीज पता करेंगे, हम अपना ब्लॉक नंबर पता करेंगे, रीड ब्लॉक एनो डॉट टीएस। तो मेरे अभी तक कौन सा ब्लॉक जनरेट हुआ? फोर्थ ब्लॉक। समझ में आ रहा है? तो ईथर स्कैन पर जाना है और लास्ट वाले पेज पर देखो ब्लॉक नंबर कहां से चालू हो रहे हैं, 0 1 2 3 and 4 एंड सो ऑन। और ये कहानी आज से 8 साल पुरानी थी, और ये होते 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 ये आज कहां पर आ चुके हैं, किस ब्लॉक नंबर पर? रियल नेटवर्क पर लगभग 2 करोड़ 43 लाख ब्लॉक नंबर पर अभी चल रहा है। और हर 15-15 20-20 सेकंड में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन नेटवर्क है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट। तो मैं इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सोर्स कोड, cd डॉट डॉट, इसको मैं गिट इनिट कर लेता हूं और इसी ठीक है ना, ये सारी बताई हुई बातें आपको यहाँ दिख जाएगी इसके अंदर। और github.io.com/new, और ये हो गया हमारा web3 deploying empty contract read block number। ठीक है ना, ये आज का लेक्चर यही था। तो आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, आप वो हार्डवेयर का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करोगे? टाइपस्क्रिप्ट विथ वीएम, उसमें सारी चीजें अपने को मिल जाएगी। ठीक है ना, कॉपी किया, यहाँ पर गए और git init git remote add origin ट्रैपोलिंक, ये मैंने किया। git add dot git commit dash m new git push origin master। ठीक है, अब ये वाला एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ।